क्लास 10वीं के ये कौन सा हिस्सा है? गद्य खंड का पहला हिस्सा या पहला अध्याय, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। नोट्स के माध्यम से आपको ये प्रेषित कर दिया जाएगा कि इसके लेखक कौन है, इनका परिचय वगैरह के बारे में, या पाठ का जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में। अभी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, महू में। इस पर कोई विद्वान लोग क्या बोलते हैं, आरोप भी लगाते हैं कि महाराष्ट्र में हुआ था, कहाँ हुआ था। उससे हम सबको मतलब नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश के महू नामक जगह में हुआ था। आप सबको ये भी मालूम है कि हम लोग का जो भारत की संस्कृति रिवाज रही है, उसमें समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। 4 वर्ण कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया, फिर उसके बाद क्षत्रियों को, फिर उसके बाद वैश्यों को, और सबसे नीचे शूद्र यानी दलित। ठीक है, इस तरह समाज का डिवाइड था। और पहले प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार का उल्लेख है कि कोई भेदभाव वगैरह नहीं था, लेकिन अभी भी भेदभाव वगैरह दिखाई देते हैं। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। ठीक है, और ये भेदभाव बहुत थोड़ा नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा था। आजकल अब थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन आज भी भेदभाव है। ठीक है, तो ये अध्याय पढ़ने के बाद, बाबा साहब के विचार पढ़ने के बाद, यानी भीमराव अम्बेडकर के विचार पढ़ने के बाद, हो सके कि हम सबके मन में उस प्रकार का जो जातिगत भेदभाव हैं वो कम हो जाए। ठीक है, तो आप सबको मालूम है कि इनका जन्म वगैरह कब हुआ। ठीक, भारत के, और इन्होंने बाबा साहब का योगदान रहा संविधान लिखने में। एक और बात आप जान लीजिए, 1936 की बात है। 1936 पाकिस्तान, उस समय ये भारत ही हुआ करता था, पाकिस्तान। अभी मुझे सुन लीजिए, उसके बाद किताब देखिएगा। ठीक है, 1936 की बात है, और जो पाकिस्तान है उस समय भारत ही हुआ करता था। वहाँ पे एक लाहौर नामक जगह है। कहाँ जी? वहाँ पर, पाकिस्तान में अच्छा खासा शहर है वो। और वहाँ पर एक सम्मेलन होने वाला था। सम्मेलन का नाम था जाति पाति तोरक सम्मेलन। जाति पाति तोरक सम्मेलन। लेकिन किसी कारणवश से वो सम्मेलन नहीं हो पाया। बात समझ में आ रहा है ना? यह सम्मेलन हुआ तो उसमें बाबा साहब शामिल नहीं हो पाए। जाति पाति तोरक मतलब ऐसा सम्मेलन था जिसमें जातिगत जो समस्याएं हैं या जातिगत जो विचारधारा उसको तोड़ने का काम किया जा रहा था, या कुछ ऐसा किया जा रहा था जिससे जो जाति के आधार पर विषमता है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो बाबा साहब वहाँ जाने से, मतलब उस सम्मेलन में जाने वाले थे। कौन सम्मेलन में? जाति पाति तोरक सम्मेलन में, जो कहाँ होने वाला था जी? लाहौर में। वहाँ जाने वाले थे। तो जो भाषण लिखे तो नहीं लिख, वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए, तो भाषण नहीं दिए। तो जो भाषण था उसी का हिस्सा हम लोग आज पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? वो भाषण में क्या बोलने वाले थे उसका हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे। आया समझ में? बाबा साहब, भारत में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उच्चतर शिक्षा के ये विदेश चले गए थे। कहाँ चले गए थे जी? विदेश। विदेश में तो संस्कृत में ना पढ़ाई होगी ना हिंदी में होगी, तो कौन सी भाषा में इन्होंने पढ़ाई किया? इंग्लिश में। तो इनकी अधिकांश जो किताबें हैं वो कौन सी भाषा में है? इंग्लिश में। किसमें है जी? इंग्लिश में। याद रहेगा। तो इन्होंने एक किताब लिखा। ठीक है, उस किताब का नाम है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या नाम है जी? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मैं नोट्स में ही सबको भेजूंगा, ये सब जितना सारा बात है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी होता है, एनिहिलेशन का मतलब होता है जड़ से ख़त्म करना या उसको उन्मूलन करना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब होता है जातियों का संहार, मतलब जाति को क्या करना जी? ख़त्म करना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसमें लिखा गया था? हिंदी, इंग्लिश में लिखा गया था। इसको ललाई सिंह यादव नाम का व्यक्ति ने हिंदी में रूपांतरित किया। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाबा साहब के द्वारा लिखी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किया? तो आप क्या बता? ललाई सिंह यादव। आप इस बात को, और एक बात याद रखोगे कि ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी किताब से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का संहार से। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ तक आपको ये भी समझ में आ गया अभी तक कि ये पाठ क्या बताएगा आपको? ये पाठ बताएगा कि जो हम लोग के समाज में जातिगत समस्याएं हैं, जाति के आधार पर जो भेदभाव है, ठीक है, उसका क्या महत्व है, जाति को कैसे, जाति क्यों नहीं मानना चाहिए, इन तमाम बातों का जिक्र इसमें है, तर्क के आधार पर है। समझ में आ रही है बात? और बाबा साहब के बारे में जाना और कि इनका
कौन सा इन्होंने किताब लिखा था और किस किताब से ये रचना ली गई है, उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया। ठीक है, इनके कुछ बहुत रचनाएं जैसे हु आर दे, हु आर सुधराज, कुछ किताब के नाम हैं, तो आपको इसमें ये लिखना मैं बता दूंगा आपको। आप ये भी याद रखेंगे कि हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था, हमारा समाज किस पर आधारित था, वर्ण व्यवस्था पर। ठीक है, जिसमें 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबका अपना अलग अलग काम था। ऐसा माना गया कि शुरू में भेदभाव नहीं था, लेकिन बाद में भेदभाव होने लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका जो अध्याय है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम है कि जो हम लोग का वर्ण व्यवस्था है वो किसके आधार पर बांटा गया था, कार्य के आधार पर बांटा गया था ना, कार्य के आधार पर। जो पढ़ाने लिखाने का काम करेगा, जो पूजा पाठ का काम करेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा, जो देश की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय हो जाएगा, जो व्यापार वगैरह करेगा वो आपका वैश्य हो जाएगा, और जो इन तीनों की सेवा करेगा वो क्या हो जाएगा, दलित हो जाएगा, यानी कि शूद्र हो जाएगा। शूद्र का वर्णन है। अब जरा देखो विद्यार्थी, अध्याय का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का मतलब होता है आप जो भी काम कर रहे हैं उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, श्रम की श्रेणी में। और विभाजन का मतलब क्या होता है, बांटना। और जाति प्रथा मतलब काम बांटना, और जाति प्रथा में, जाति जो कास्ट सिस्टम है इसमें क्या संबंध है, ये इसका मतलब है। काम के आधार पर जाति बांटा गया है, ठीक है, या जाति के आधार पर काम बांटा गया है, दोनों में क्या संबंध है इसके बारे में है। आया बात समझ में। ये अध्याय पढ़ने के बाद आपको क्या होगा जी, आप में जो जातिगत जो विषमता है आपके मन में, या जो जात के आधार पर जो क्या बोल सकते हैं आपके मन में खराब सोच है, वो क्या होगा, ख़त्म होगा। ठीक है, इसलिए चैप्टर इसमें रखा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, यह विडंबना की बात है। विडंबना का मतलब होता है उपहास, हंसने की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। मतलब ये हुआ कि इस युग में भी, इस युग का मतलब कि आधुनिक युग में भी, उस समय ये बात बोल रहे हैं। उस समय तो मान लो कि इनका 56 में संभवतः डेथ हुआ है, 1956 में। तो हो सके तो कुछ दिन पहले, 1936 की बात है, तो हो सके तो 1935 में लिखे होंगे या उसी के आसपास में लिखे होंगे। तो उस ज़माने में इनको लग रहा था कि पूरा समाज क्या है, पढ़ा लिखा है। क्या किनको लग रहा है, हाँ, कि पूरा विज्ञान पर आधारित लोग जीवन जी रहा है। तो इसलिए ये बात यहाँ लिखा गई, इस युग की में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जाति को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है, जाति को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। अरे बात समझ में। तो अगर आप खूब जाति को मानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जातिवाद के पोषक हैं। समझ रहे हो बात, जातिवाद का पोषक समझ में आया। तो इसी युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आप लोग भी देख लीजिएगा समाज में, आप जिस वर्ग से आते हैं, मतलब आप जिस वर्क करने का मतलब आपका जाति नहीं, आप जिस क्लास में आते हैं, ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जो जातिवाद कर रहा होगा। उसके जाति के अंदर जाति का बदबू उसके व्यवहार से जरूर आता होगा। ठीक है, ये किताब में भी लिखा है। तो यहाँ तक आपको समझ में कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसका मतलब जाति को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। समझ रहे हो बात। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। मान लो आप कोई बात बता रहे कि ये सही है, कोई बात बता रहे कि ये सही है, तो क्यों सही है, तो इसलिए यहाँ पे लेखक महोदय कह रहे हैं कि जो जातिवाद के पोषक हैं, मतलब जो जातिवाद को मानते हैं, वो अलग अलग आधार पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन करने का मतलब कि ये ऐसा सही है, ये सही है, ये गलत नहीं है। अब देखो समर्थन का आधार क्या है। समर्थन का आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है, क्योंकि जाति प्रथा एक श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बताने का इसमें प्रयास हो रहा है कि हम लोग का जो सभ्य समाज है, सभ्य समाज का मतलब किसी से मारामारी नहीं करना, हर किसी के सेवा के भाव में लगा रहना, पढ़े लिखे लोग का होना, ठीक है, गाली गलौज नहीं करना, इस प्रकार के समाज को आप क्या बोलोगे, सभ्य समाज। तो ये जो भी जातिवाद के पोषक है वो बोल रहे हैं कि जो सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता को क्या मानते हैं, मतलब क्या बोल सकते हो इसमें, हाँ, काम को किस में बांटे हैं, कार्य कुशलता के आधार पर। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब हमको पढ़ाने आया तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति क्या बना रहा है, कोई फर्नीचर बना रहा है, क्योंकि उसको बनाने आता है, तो ये बोल रहे हैं कि कार्य कुशलता पर काम को बांटा गया है आज के युग में। और उस जमाने में क्या बांटा गया था, जाति के आधार पर काम बांटा गया था, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जाति के आधार पर काम बांटा गया था, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। आ रहा है बात समझ में। लेखक महोदय बोल रहे हैं कि आज के समाज में, आज के समय में श्रम को बांटा गया किसके आधार पर, कार्य कुशलता के आधार पर। अब मान लो कोई फर्नीचर बनाने वाला व्यक्ति बिजली बनाएगा, ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। इसका मतलब जिसको बिजली बनाने आता होगा वही बिजली बनाएगा, ठीक है।
तो कार्य कुशलता के आधार पर काम को बांटा गया है। हम लोग का जो जाति प्रथा है वो क्या किया है, वो भी तो कार्य को ही बांटता है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसमें जातिवाद के पोषक किस आधार पर जातिवाद का समर्थन देते हैं, तो आप लिखोगे कि वो बताते हैं कि हम लोग का जो आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के आधार पर काम को बांटता है, कार्य कुशलता के आधार पर काम को बांटता है। और हम लोग का जातिवाद क्या करता है, जातिवाद भी क्या करता है, जातिवाद भी आपका ये कर सकता है, श्रम का विभाजन करता है। जातिवाद भी क्या करता है, श्रम का विभाजन करता है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। आया बात समझ में? फिर से एक बार रिविजन करा दे रहे हैं कि आधुनिक सभ्य समाज आपके कार्य कुशलता पर क्या करता है, श्रम को बांटता है, और जातिवाद भी क्या करता है, श्रम को बांटता है, कार्य कुशलता पर नहीं, श्रम को बांटता है, इसलिए इसमें कोई बुराई। जातिवाद में आपका बोलते हैं कार्य कुशलता की चर्चा नहीं करी गई है। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, इसके साथ साथ हम लोग प्रश्न भी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक, तो देखो, इस तर्क के संबंध में पहली बात, अब लेखक इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि नहीं ये बात गलत है। ठीक है, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसको बांट देता है जी, श्रमिक विभाजन को भी। तो ये लेखक महोदय कह रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, जो आप जाति प्रथा का जो तर्क दे रहे हैं इसमें क्या किया जाता है, बोलो? श्रम तो बांटा जाता है, क्या बांटा जाता है जी, श्रम। श्रम बांटने के साथ साथ श्रमिक को भी बांट दिया जाता है। श्रम और श्रमिक में क्या अंतर है? जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो ये पढ़ाना क्या हो गया, श्रम हो गया, और जो व्यक्ति पढ़ा रहा है वो क्या हो जाएगा, श्रमिक हो जाएगा। लेकिन श्रमिक जनरली जो मजदूरी वगैरह काम करते हैं उसी को ऐसे कहते हैं श्रमिक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जो भी लोग भी काम कर रहा है उसको हम क्या किस श्रेणी में रखेंगे, हाँ, श्रमिक की श्रेणी में। तो जातिवाद क्या करते हैं, इस पर लेखक महोदय आपत्ति जता रहे हैं कि जो जातिवाद, जो जाति प्रथा है उस काम तो बांटता है, ठीक है, काम बांटने के साथ साथ किसको बांट देता है, श्रमिक, मतलब लोगों में भी विभाजन कर देता है। समझ रहे हो बात? चलो, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसमें पहला आपत्ति क्या है, तो बता दोगे लेखक का आपत्ति क्या है जातिवाद पर, कि जातिवाद आपका श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है जी बात? थोड़ा टाइम लगता है पढ़ाने में यार, अब इतना मतलब फ्लो से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, एक बार पढ़े कुछ भी कह दिए, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक, थोड़ा श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, मतलब काम का विभाजन होना चाहिए, काम का विभाजन, सभ्य समाज में काम का विभाजन नहीं होगा तो भाई आपका समाज चलेगा ही नहीं। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। लेखक महोदय कह रहे हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या बोलते हैं, काम श्रम बांटने के साथ साथ श्रमिक को बांट दिया गया। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर श्रम तो बांटा गया है लेकिन उसके साथ साथ श्रमिक को नहीं बांटा गया है। अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अस्वाभाविक विभाजन मतलब समझ में आ रहा है ना, अपने से एक विभाजन हो जाता है ना, कि डॉक्टर है, मास्टर है, और ये मजदूर है, ये मिस्त्री है, इस तरह से बांट रहे हैं सब समाज में। लेकिन हम लोग क्या होता है, अस्वाभाविक विभाजन किया गया। मतलब अगर पिताजी आपका कोई काम कर रहे हैं, आप वह काम करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जाति के आधार पर काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अस्वाभाविक विभाजन करते ही स्वाभाविक विभाजन नहीं होता है। स्वाभाविक विभाजन का मतलब जो अपने से होता है, अपने से जो ग्रुप बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार करती है। मतलब विभाजन तो करती है, साथ ही साथ कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई छूत है, कोई अछूत है, कोई छूत है। छूत का मतलब जिसे छुआ जा सकता है, अछूत का मतलब जिसे नहीं छुआ जा सकता है। इस तरह से करती है, बहुत खतरनाक है लेखक के अनुसार। ठीक है, जो विश्व में किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है। देखो, अब क्या आपको लग रहा है कि विश्व में हर जगह, भारत में ऐसा भेदभाव और कहीं भेदभाव है कि नहीं है? आपको लग रहा है? ये बात हम लोग यहाँ और जगह भी भेदभाव है, लेकिन हम लोग यहाँ जो जाति के आधार पर भेदभाव है, और भी कहीं नस्ल वगैरह के आधार पर भेदभाव है। ठीक है, ये सब भी आप बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन काम के आधार पर नहीं, और किसी मामले में। चलो, जाति प्रथा को अब लेखक महोदय बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि जाति प्रथा सही है क्योंकि श्रम का विभाजन करता है, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि यदि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वाभाविक का मतलब अपने से विभाजन होने वाला नहीं है,
क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मैं आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें जो जाति प्रथा क्या करती है, आपको यह बताती है कि आपके पिताजी जो काम कर रहे हैं वही आपको काम करना है, भले आपका उससे पेट चले या ना चले, आपका जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो या ना हो, लेकिन आपको काम करना है। भले आपको काम करने का मन करे या ना करे, लेकिन आपको काम क्या करना है, करना है। इसलिए बोले स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि समझ रहे हो ना आप लोग? कोई बच्चा से पूछेगा आपको क्या करने का मन करता है, तो बोलेगा कि मुझे क्या करता है जी, नाचने का मन करता है, मुझे डांसर बनना है। आपको क्या, तो मुझे डॉक्टर बनने का मन करे। एक ही परिवार के बच्चे हैं, एक ही जाति के बच्चे हैं, ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग रुचि है। लेकिन जाति प्रथा क्या कहता है, नहीं, आपको एक ही काम करना है, एक ही पेशा करना है। तो ये रुचि पर आधारित नहीं है, इसलिए कैसा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा पर विकसित करें जिससे वह अपने पेशा का कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। लेखक महोदय कह रहे हैं कोई व्यक्ति ऐसा बनाएं, ऐसा उसमें कौशल डालें जिससे वो काम अपना से चुन सके, उसमें कोई प्रेशर वगैरह की बात ना हो। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या नोट्स में जाएगा ही। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा किसी निजी क्षमता पर विचार किए बिना दूसरे दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही यथार्थ गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। एक वीडियो हम लोग यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अभी मैं वर्तमान में, तब मैं इसको समझाऊंगा। अगर अभी कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो प्रशिक्षण लिया है, कहीं सीखा है, यानी ट्रेनिंग लिया है, उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, और उसकी रुचि भी है। लेकिन जातिवाद क्या करता है, जब बच्चा गर्भ में होता है उसी समय निर्धारित कर देता है कि बच्चा क्या कौन सा काम करेगा। समझ रहे हो बात ये? क्योंकि उसकी क्षमता पर विचार नहीं किया जाता है। अगर उसकी क्षमता है देश की सेवा करने का, तो देश की सेवा करना मतलब देश की सीमाओं की रखवाली करने का उसकी क्षमता है। अगर उसका जाति कहते हैं कि नहीं आपको ये काम करना है, तो देश की रखवाली करने नहीं जाएगा, बल्कि वही काम करेगा जाति के आधार पर। उसकी निजी क्षमता, उसकी कुशलता, उसकी योग्यता नहीं देखी जाती है, बल्कि गर्भधारण के समय निर्धारित कर दी जाती है कि बच्चा ये कौन सा काम करेगा। कहाँ, कौन सी व्यवस्था में? जाति प्रथा व्यवस्था में। जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, मतलब जन्म होने से पहले ही पेशा निर्धारित नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में क्या कर देती है, बांध देती है। आज बताओ, टेक्नोलॉजी के अनुसार पेशा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना। अगर लोग टेक्नोलॉजी के अनुसार नहीं बदलेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अब जैसे मान लो कोई टीचर है, पढ़ा रहा है, अगर वो यूट्यूब और क्या बोलते हैं ऑनलाइन माध्यम से नहीं पढ़ाए तो एक जगह एरिया में सीमित रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? उसके पास उतने बच्चे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। इसमें टेक्नोलॉजी के साथ क्या करना है, सुधार करना है। तो समय के अनुसार जो भी कार्य है उसमें क्या होते रहता है जी, सुधार होते रहता है। एक समय हुआ करता था कि लोग अंगोछी तौली अपने घर में ही बनाते थे, बात समझ में आ रहा ना। लेकिन अब ऐसा है क्या? नहीं है। वो इसी काम के लिए जो समय बच रहा है उसे बनाने के लिए कोई और काम कर रहे हैं, व्यवसायिक सिस्टम ही पूरा खत्म हो गया। लेकिन जातिवाद क्या करता है, देखो जी, जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देगा, ठीक है। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त होने के कारण भूखे मर जाए, भले उसे आपका पेट भरे या ना भरे, लेकिन वही काम आपको करना है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। मैंने अभी अंगोछी तौली की बात किया। मान लो किसी का पेशा होगा कि अंगोछी तौली बनाना, उसी से उसका परिवार चल रहा है, बस समझ में, उसको वही करना ही है। मशीन वगैरह आ गया तो फिर मशीन छूने का अधिकार नहीं है, फिर वो बेरोजगार होगा कि नहीं होगा, उसका उद्योग धंधा बंद होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये बात है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी आने से इसमें हमेशा क्या होता रहता है जी, परिवर्तन होते रहता है, ठीक, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। प्रश्न कर रहे हैं लेखक महोदय कि उसको भूखा मरना ही है। आगे देखो, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। अब यहाँ बोल सकते नहीं देती थी, ठीक है, आज की युग में आपको मैंने बता रहा है। अब ऐसा है क्या? अब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन अभी भी कुछ कुछ ऐसे काम हैं जो जाति के आधार पर ही चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उससे कोई समाज को ज़्यादा समस्या नहीं है, ठीक। जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही उसमें पारंगत हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो, इस पेशा में परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई
थी। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ये उस समय की बात है। ये लेखक महोदय क्या बोल रहे हैं कि जातिवाद के तहत भले आपको आपका जो पैतृक पेशा है वो आपको करना है। बात समझ में आ रहा है ना। इसकी वजह से एक बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण भी है। जैसे समझ में आ रहा है ना, मुझे जातिगत काम करना है और जातिगत काम हो नहीं रहा है तो मुझे बेरोजगार होना पड़ेगा। कोई और काम चुनने का मौका ये नहीं है, अधिकार नहीं है। ये समझ में आ रहा है आप सबको जी। इस प्रकार हम देखते, ये समझ रहे हो बात, बेरोजगारी का प्रमुख कारण कैसे हुआ। जैसे मान लो कि मेरा पैतृक पैसा है कोई काम करना, ठीक है, वो काम क्या हो गया है, ठप हो गया है। अब मुझे वही काम करना है, कोई और काम नहीं करना है। अब मुझे इनकम उसी से हो रहा था, आय उसी से प्राप्त हो रही थी, अब वो नहीं हो रहा है तो आदमी क्या होगा, बेरोजगार होगा। आगे देखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से क्या है, युक्त है। मतलब अगर जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही रूप माना जाए तब भी इसमें बहुत अनेक प्रकार की कमियां हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। लेखक महोदय बोल रहे हैं कि आज का जो उद्योग धंधों में लोग गरीब लोग काम कर रहे हैं उतनी परेशानी आज नहीं है जितना परेशानी जाति प्रथा में हुआ करता था। बात समझ में आ रहा है ना। जाति प्रथा के अनुसार जो लोग पेशा चूज करते थे या चयन करते थे उसमें जो समस्याएं होती थी जितनी आज उतनी समस्याएं नहीं हैं। ठीक है, चलो मैं इस पर बात करूंगा और बाद में, ठीक, कि क्या ये बात बिल्कुल सत्य है। आपको क्या लग रहा है, जाति के आधार पर जो काम होता था वो क्या गलत था। मेरे समझ से मैं अपना इसमें बात बता रहा हूँ, आप भी अपना सोच रखिएगा। अगर इसमें जातिगत भेदभाव नहीं होता, ठीक है, और सबको समान रूप से पारिश्रमिक मिलता या पारिश्रमिक में बहुत कम अंतर रहता, ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा बुराई नहीं थी। बात समझ में आ रहा ना। क्योंकि इसमें होता क्या है, क्योंकि जो मान लो देश की रक्षा करे उसको ज़्यादा पारिश्रमिक मिल रही है, उसको ऊंचा मान सम्मान कर रहा है। जो पढ़ाने लिखाने काम कर उसको ज़्यादा पारिश्रमिक मिल रही है और उसको ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है। जो व्यापार कर रहा है उसको पारिश्रमिक कम मिल रही है, जो शूद्र है उसको पारिश्रमिक बहुत कम मिल रही है। तभी समस्या है। समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये तुलना कर रहे हैं कि आज जो उद्योग धंधों में लोग काम कर रहे हैं उतनी समस्या नहीं होती थी जो पहले का किस में होता था, जाति के आधार पर जो काम होता था उसमें होता था। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य की दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करने और कम काम करने की प्रेरित करती है। अगर ऐसा काम होगा जाति के आधार पर तो लोग क्या करेगा, काम को टालेगा। जितनी आपकी क्षमता है उतना काम वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। देखना किसी स्कूल में कोई अगर शिक्षक होते हैं वो गलती से मास्टर बन गए हैं तो उनको पढ़ाने का मन नहीं करता, तो आके आकाश बकवास करेगा, इधर उधर घूमेगा। बस समझ रहे ना। क्लास में जाने से ही रुचि करेगा, आएगा तो अनावश्यक बातें करेगा। बस समझ में रहा है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जिस चीज़ में आपका रुचि ही नहीं है, इससे काम करने की क्षमता लोगों की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर मैंने सरकारी स्कूल कहा, या कोई भी संस्था में ऐसा व्यक्ति हो सकता है। सरकारी स्कूल नहीं, प्राइवेट निजी संस्था या कोचिंग वगैरह में भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, जिसका रुचि ही नहीं है। कोई आप केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई भी आप एरिया में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मेरा मतलब है किसी भी कार्य क्षेत्र में इस प्रकार से आप देख सकते हैं। टालू काम समझ में नहीं, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। देखना कोई बच्चा होता है कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, क्योंकि उसका उसमें रुचि ही नहीं है। अब कुछ बच्चा है कि रात में बिना पढ़े वो छोड़ेगा ही नहीं, बिना बनाए उसे छोड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है, उसका रुचि है। समझ रहे हो बात। और ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता है और ना ही दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक प्रथा है। अब ये कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो बहुत खतरनाक प्रथा है। कौन? जातिवाद। निर्विवाद का मतलब इसमें कोई विवाद नहीं है, सार्वत्रिक रूप से सत्य है, ठीक। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर क्या करता है, अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। मतलब काम करने के लिए प्रेरित नहीं करती है। जितना काम करने की मनुष्य में क्षमता है उतना ये क्षमता नहीं रखने देती है। कौन? जाति प्रथा, ठीक है। निष्क्रिय का मतलब कोई काम नहीं करना, ठीक है। चलो, अस्वाभाविक नियम समझ में आ रहा है। ऐसा नियम जो स्वाभाविक हो, क्या हो जी, स्वाभाविक हो। स्वाभाविक मतलब जो अपने से होता है, ठीक। आगे देखो,
अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू पर लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना की दृष्टि से सुनकर आप लोग ये मेरे से पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरे समाज में आदर्श, मेरे दृष्टि में आदर्श समाज कैसा है? अब बाबा साहब बोल रहे हैं, ये वैसे लोगों के गाल पे तमाचे हैं जो लोग इस पर विरोध जताएंगे कि नहीं ये बात सही है, बाबा साहब झूठ बोल रहे हैं, बाबा साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जातिवाद प्रथा, जाति प्रथा बहुत अच्छा है। ये उनके लिए पहले ही प्रश्न कर दिए हैं कि अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई आप तो जातिवाद का शिकायत कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा समाज क्या है बताइए? तो ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सुनकर आप मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता पर निर्भर हो, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित हो। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। आप लोग फ्रांस की क्रांति पढ़े हो? यही शब्द का वहाँ में कि वही यही शब्द वहाँ से भी आया है कि समानता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। वही बंधुत्व भाई से ही संबंधित है। क्या यह ठीक नहीं है? बोलो ठीक है कि नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। मतलब यह हुआ कि अगर किसी एक समाज में कोई परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे समाज में भी परिवर्तन होना चाहिए, अच्छा कोई बात होगा तो, ठीक है। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति क्या होना चाहिए जी? सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होना चाहिए। अब बताओ, जिस तरह से हम लोग समाज है उस तरह से अबाध संपर्क होगा। जातिवाद, अगर हम लोग फिर से समझना कि जातिवाद के तहत जो समाज हम लोग बांटे हैं, वर्ण व्यवस्था के तहत जो समाज बांटा गया था, उसके तहत समाज के लोग एक दूसरे लोगों से उस प्रकार से मिल पाते थे? नहीं मिल पाते थे। ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग के समाज अलग अलग जो वर्ग हैं ये एक साथ मिलकर रहें, बिना किसी कारण या भेदभाव के एक साथ रहें, खाएं पिए एक साथ रहें, तो क्या ये खराब बात है? नहीं। यही बात यहाँ लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। मतलब है कि दूध जब पानी में मिलता है तो अंतर हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। मतलब जातिवाद अगर खत्म होगा तो लोकतंत्र भी हम लोग का क्या होगा? फलेगा फूलेगा। अब बताओ, जातिवाद के तहत ही हम लोग का लोकतंत्र क्या होते जाता है? संकुचित होते जाता है। लोग जाति के आधार पर वोट दे देता है, जाति के आधार पर अपने नेताओं का चयन करता है, जाति के आधार पर लोगों से लड़ाई झगड़ा कर लेता है, भले उसकी जाति का नेता उसका काम करे या ना करे। यानी कि लोकतंत्र के लिए एक खतरा ही है क्या? जातिवाद, ठीक है। कि लोकतंत्र केवल एक शासन की पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के समृद्ध अनुभवों का आदान प्रदान का नाम भी है। आज बताओ, लोकतंत्र का अभाव ही है कि कोई व्यक्ति कह रहा है क्लास में कि आप मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोकतंत्र का क्या है? अभाव ही है। तो लोकतंत्र आपके परिवार से लेकर, क्लास से लेकर, समाज से लेकर, देश में हर जगह होना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए बोले जीवनचर्या का एक रीति है, नियम है, समझ में। आपके परिवार में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आपका परिवार क्या हो जाएगा? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मान लो आपके परिवार में दो, एक आपके दादाजी हैं और आपके एक चाचा और आपके एक पापा हैं, ठीक है। तो आपके अगर दादाजी आपके चाचा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके पापा पर कम ध्यान दे रहे हैं, मतलब आर्थिक रूप से या और भी कोई मामला है, ठीक है, अगर भेदभाव और आपकी माँ के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, आपकी चाची के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, तो परिवार टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो लोकतंत्र केवल देश में नहीं है, बल्कि हम सबके परिवार में, हम सबके जीवनचर्या में भी शामिल है, ठीक है। सबको समान रूप से इसमें यह आवश्यक है कि हम अपने साथियों के प्रति क्या रखें? श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। उम्मीद है कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। हम लोग आगे प्रश्न करेंगे।